हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है या फिर आपका स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है वो पढ़ सकते हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए और इनके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जो इनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 21 दिसंबर, थर्सडे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। सबसे पहले आपके जो नए कानून आए हैं आपके सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसके बारे में न्यूज़ है। उसके बाद आपका टेलीकम्युनिकेशन बिल आया है, वो है। एंड उसके बाद आपका ब्रॉडकास्टिंग बिल से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसको हम लोग एक बार देख लेंगे क्या न्यूज़ है। उसके बाद आपके दो एडिटोरियल हैं कि जो आपका ओवरऑल COP 28 का एनालिसिस करता है। उसके बाद है आपका आर्टिकल इंडियाज़ डिफेंस बजटिंग के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, लोकसभा पासेस बिल्स टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। तो इनके बारे में न्यूज़ क्या है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में न्यूज़ में आई हैं। हाइलाइट्स क्या हैं इनके, देखिए सबसे पहला हाईलाइट है क्रिमिनल लॉ ब्रिंग्स टेररिज्म ऑफेंस इनटू जनरल क्राइम लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, ड्रॉप्स क्राइम ऑफ सेडिशन एंड मेक्स मॉब लिंचिंग पनिशेबल बाय डेथ। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो नए बिल हैं, आपका जो आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है, तो जो भारतीय न्याय संहिता बिल है, सेकंड बिल है, ये आपका आईपीसी कोड को रिप्लेस करता है। जो आपका भारतीय साक्ष्य बिल है ये आपका एविडेंस एक्ट को करता है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है, ये आपका सीआरपीसी को रिप्लेस करता है। तो इससे रिलेटेड और क्या क्या हाईलाइट्स हैं न्यूज़ में। इट इज़ डिज़ाइन टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी कीपिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन माइंड। तो जो पुराने लॉज हैं, देखिए 1860 के थे, 1872 के, 1898 के, तो काफ़ी समय बीत चुका था, 100 साल से ज़्यादा बीत चुका था, तो अब उनको हटा दिया गया है और अब नए कानून लाए हैं जो अगले 100 साल तक लागू किए जाएंगे। और ये आज के जो तकनीकी विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको ध्यान में रख के ये लाए गए हैं। और ये पूरे के पूरे इंडियन लॉज हैं। ये जो पुराने लॉज थे ये हमारे जो कानून थे ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उनका माइंडसेट था, उनकी मेंटालिटी थी, उसको ध्यान में रख के ये वाले कानून बनाए गए थे। ठीक है। तो इनको अब हटा के प्योरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मेड लॉज अब लाए गए हैं। और इसमें खास बात यह है कि ये टेररिज्म को डिफाइन करते हैं और उसको एक सेपरेट क्रिमिनल लॉ की सेपरेट कैटेगरी में उसको इंक्लूड करते हैं। एंड इसकी खास बात यह है कि टेरर प्रोविजंस का मिसयूज़ का कोई प्रोविज़न नहीं है। और अब अगर हम सेडिशन की बात करें तो राजद्रोह को रिप्लेस कर दिया है देशद्रोह से। ठीक है। राजद्रोह क्या, सेडिशन और ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। राजद्रोह का मतलब सरकार के प्रति कोई भी ऑफेंस होता है वो होता है, और उसको देशद्रोह से कर दिया है। अब सरकार हटा के देश पे ओरिएंट किया है। ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड अ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को अगर कोई भी इस तरीके से नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है या कंट्री की कोई प्रेस्टीज को हार्म करता है, तब उस पर ये वाला कानून लगेगा। अब इसके बाद गवर्नमेंट इससे कहना चाह रही है, गवर्नमेंट को कोई कितना भी क्रिटिसाइज़ कर ले, लेकिन देश को कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हार्म द फ्लैग और द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री यू विल बी सेंट टू जेल। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म भी बताया जा रहा है इस लॉ में। द न्यू लॉज वुड इम्पैक्ट माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़। ठीक है। कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, कि जो दूसरे आपके धर्म के लोग हैं या फिर आपके अंडर प्रिविलेज गरीब लोग हैं, उन पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि ये वाला जो लॉ है पुलिस एक्सेस और फैब्रिकेटेड एविडेंस से नहीं बचा पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक क्रिटिसिज्म ये है जो क्लॉज 187 है। अब पुलिस जो है किसी को भी अपनी कस्टडी में 90 डेज तक रख सकती है। पहले क्या था, पहले सिर्फ 15 दिन अलाउड थे। ठीक है। और ये जो कानून है अब प्रिवेंट्स एनी थर्ड पार्टी फ्रॉम फाइलिंग मर्सी पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्विक्ट्स ऑन डेथ रो। ये कुछ चेंजेस हैं। अब देखिए यहाँ पे और क्या न्यूज़ आई है इससे रिलेटेड।
इस कानून के माध्यम से एक यूनिफॉर्म जस्टिस सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी है और ये विक्टिम सेंटर्ड है और ये अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करते हैं ये वाले लॉ। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होगा, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन का काम अब जो पुलिस डोमेन से हट जाएगा और वो सोलली इसके अंडर में आएगा और पुलिस का काम अब प्योरली एडवाइजरी रह जाएगा। और की चेंजेस के बारे में देखते हैं तो जो क्रिमिनल प्रोसीडर जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको टाइम लिमिट के अंदर कर दिया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो गई, अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट हो गई, प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट हो गई, ये सारे के सारे अब टाइम लिमिट में होगा ताकि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो और स्पीडी बन सके, ठीक है, और हमारी कंट्री में एक हाई कन्विक्शन रेट हो सके। और मैंडेटरी कर दिया है कि एफआईआर जो है ये 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट को रिसीव करने के 3 दिन के अंदर अंदर ये जारी करी जाएगी। एंड मेडिकल रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू कोर्ट विद इन 7 days। और ये बात भी है कि चार्जशीट वुड हैव टू बी फाइल्ड विद इन 90 days एंड मजिस्ट्रेट वुड हैव टू टेक कॉग्निजेंस विद इन द 14 days, ठीक है, एंड फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस शुड बी डन विद इन 60 days। तो ये सब कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके नए कानून में और इसको लाने की बात करी जा रही है। अब देखते हैं लोकसभा पासेस टेलीकॉम बिल 2023 टू रिप्लेस 138-year-old टेलीग्राफ एक्ट। तो देखिए हमारी कंट्री में काफ़ी सारा जो टेलीकम्युनिकेशन होता है वो अभी तक टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू गवर्न होता था। ये आपका 1885 के अराउंड ये वाला एक्ट आता है, तो बहुत पुराना एक्ट है। अब एक नया बिल आया है जो आज के समय में जो नई टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा एनालिसिस देखते हैं। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस बिल। ये है द ऑथराइजेशन ऑफ द टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में। सबसे पहली प्रोविजंस इसके देख लेते हैं क्या है। अबाउट ऑथराइजेशन, कौन ऑथराइज करेगा। सबसे पहले इसका पॉइंट है कि ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है, फॉर प्रोवाइड, अगर कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना चाहेगा, कोई नेटवर्क बनाना चाहेगा, ऑपरेट करना चाहेगा, एक्सपैंड करना चाहेगा या फिर कोई भी रेडियो इक्विपमेंट रखना चाहेगा, तो इन सारी गतिविधि के लिए सरकार की अनुमति अब कंपलसरी होगी। इट अलाउज अ गवर्नमेंट टू टेक बैक द स्पेक्ट्रम दैट इज अनयूटिलाइज्ड एंड अलाउज फॉर शेयरिंग, ट्रेडिंग एंड लीजिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम जो है सिर्फ अलॉट ही नहीं होगा, अगर कोई अनयूटिलाइज स्पेक्ट्रम है तो उसको सरकार वापस भी ले सकती है, स्पेक्ट्रम को शेयर करवा सकती है, उसका ट्रेडिंग करवा सकती है और लीजिंग करवा सकती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में भी चेंजेस किए गए हैं कि अभी तक जो है स्पेक्ट्रम जो है सिर्फ ऑक्शंस के माध्यम से ही बोली लगाकर ही अलॉट किया जाता था। देखिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग दी थी कि जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव ऑक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल पब्लिक ओन्ड रिसोर्सेज सच एज स्पेक्ट्रम, कि जो पब्लिक रिसोर्स है स्पेक्ट्रम अगर उसको अलॉट करना है तो वो सिर्फ कंपटीशन के थ्रू होगा, बिडिंग के थ्रू होगा, ठीक है, एंड उसी के हिसाब से होता आ रहा है। लेकिन अब सरकार ये कहती है अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो उसमें ऑक्शन को हटा दिया जाएगा एंड लोगों को सीधे सीधे वो अलॉट कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड यूजेस, इन सम स्पेसिफाइड यूज केसेस स्पेक्ट्रम विल बी अलॉकेटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होगा। वो ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है या यूजेस हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सैटेलाइट सर्विस हो गया जैसे डायरेक्ट टू होम, सैटेलाइट टेलीफोनी, BSNL MTNL हो गया, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो इन सर्विसेज के लिए ऑक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली दे दिया जाएगा। उसके बाद और क्या क्या प्रोविजन है। पावर ऑफ इंटरसेप्शन, गवर्नमेंट कैन सस्पेंड, अज्यूम कंट्रोल और ओवरसी एनी टेलीकॉम सर्विस इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। Empower central and the state government or a government authorized officer to seek interception, disclosure and suspension of powers in case of a public emergency or interest or safety। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी है,
जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जो है, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हार्म हो रहा है, तो सरकार चाहे तो कोई भी कम्युनिकेशन को बीच में रोक कर उसे पढ़ सकती है, ठीक है, उसकी टेलीकम्युनिकेशन की पावर को सस्पेंड कर सकती है। तो सरकार ने यहाँ पे खुद को काफ़ी सारी पावर्स दे रखी हैं इस मामले में। उसके बाद है डिजिटल भारत निधि। An earlier fund to provide telecom service in underserved area has been renamed as Digital Bharat Nidhi, expanding its uses to include R&D. तो डिजिटल भारत निधि है, ये एक फ़ंड हुआ करता था पहले, जिसको रीनेम कर दिया है ताकि जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज अच्छी नहीं हैं वहाँ पे भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट, अ टियर्ड स्ट्रक्चर फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व्ड इन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, डेजिग्नेटेड कमिटी ऑफ अपील एंड टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए यहाँ पे प्रोविजंस है। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर्स, एंटिटीज हैव बीन मैंडेटेड टू कैरी आउट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूजर्स एज अ मेजर टू कर्ब फ्रॉड। तो जैसे आपके फिंगरप्रिंट हो गए, जैसे आपका रेटिना स्कैन हो गया, फेस स्कैन हो गया, अब कंपलसरी होगा कि कोई भी अगर ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा होगा तो उसे अपनी ये सारी जानकारी सरकार को प्रोवाइड करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, इट नाउ एक्सटेंड टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ द ऑफेंसेस इन क्वेश्चन इन्वॉल्व टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडेड इन इंडिया। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात तो इट रिप्लेसेस आर्काइक लॉ। जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है वो 1885 में था, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 में आया, टेलीग्राफ वायर्स एक्ट आपका 1950 में आया। तो ये जितने भी कानून हैं जो टेलीकम्युनिकेशन को गवर्न करते थे ये आपके कॉलोनियल एरा के कानून थे। ठीक है, ये आपके अंग्रेज़ी हुकूमत के समय के कानून थे, उन्होंने बनाए थे। तो अब इनको फाइनली हटा के नए कानून लाए जा रहे हैं। प्रोवाइड्स क्लैरिटी फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। It is an emerging field of telecom that is expected to expand connectivity to remote areas. It aligns India with international norms and sets the stage for global players to enter. ठीक है, तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को इससे प्रमोशन मिल रहा है ताकि जो आपके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको और प्रमोशन मिल सके। इट विल ऑल्सो हेल्प ड्राइव इनोवेशन, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टार्टअप, स्ट्रेंथन कंट्रीज पोजिशन इन ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट। तो जितने भी ग्लोबल सैटेलाइट की जो कंपनीज़ हैं, ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं, अब इसके माध्यम से वो इंडिया में भी आ सकेंगी। जैसे आपका इलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम है। इट टेक्स अवे एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, स्टेटेड दैट स्पेक्ट्रम कुड बी असाइन थ्रू ऑक्शन, administrative process and any other manner as may be prescribed in 2023 bill. It has been limited to just auction or administrative purpose. तो एग्जीक्यूटिव के पास क्या अथॉरिटी होती है उसको लिमिट कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन फॉर गवर्नेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये भी आपका ऑनलाइन है, पूरा डिजिटल है और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोविजन, कि अभी तक जो है किसी को टेलीकॉम लाइसेंस के लिए 100 तरीके के टेलीकॉम कंपनी को ऑपरेशनल होने के लिए 100 तरीके के लाइसेंस चाहिए होते थे, लेकिन अब ये सिर्फ घट के एक सिंगल ऑथराइजेशन प्रोसेस में बदल जाएगा। तो इसकी मदद से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा पूरे प्रोसेस का। ठीक है, एक टाइप से रेगुलेटरी स्टेबिलिटी आ जाएगी और एक अच्छा सा इनेबलिंग नेटवर्क आ जाएगा जिसमें अलग अलग छोटी छोटी टेलीकॉम कंपनीज भी आराम से लाइसेंस को ऑब्टेन कर सकें सरकार से और अपना बिजनेस चला सकें। और उसके बाद डज नॉट इंटरफेयर विद OTT। ठीक है, OTT का सेक्टर को बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेट इसमें नहीं किया जा रहा है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस इन द टेलीकम्युनिकेशंस बिल। सबसे पहला है पोटेंशियल ऑफ मिसयूज बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन है दैट वुड अलाउ द सेंटर टू टेक ओवर, मैनेज एंड सस्पेंड एनी और ऑल टेलीकॉम सर्विस इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ वॉर। ठीक है, तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन टू मिसयूज है कि व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज़ वुड बी द सिचुएशन ऑफ अ वॉर। Another clause proposes message interception and service suspension in case of a public emergency और public safety। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपका वायलेट होगा। प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस कंसर्न, ठीक है,
It lets government notify standards and ensure compliance for encryption and data processing in telecom. Whether it empowers the center to possibly prevent popular chat apps from encrypting text messages, this goes against users' right to privacy. तो यहाँ पे देखिए जो टेली कम्युनिकेशन के लिए हम अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो सरकार के पास जो है उनको भी रेगुलेट करने की अब पूरी फुल अथॉरिटी है, ठीक है। किस तरीके से गवर्नमेंट अब बताएगी कि किस तरीके से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, इनक्रिप्शन कैसा होना चाहिए, वो ऐप जो है डेटा को कैसे प्रोसेस करें। तो सरकार के पास इतनी ज़्यादा पावर रहेगी, तो ये वाली इस चीज़ का भी शंका रहती है कि गवर्नमेंट अब प्रिवेंट कर सकेगी चैट्स को इनक्रिप्ट होने में। उसके बाद तीसरा है लीगल चैलेंजेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। सुप्रीम कोर्ट्स 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन रूलिंग इन 2012, ठीक है, जैसा कि हमने बोला कि बताया था 2012 में रूलिंग के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है वो आपका ऑक्शन और बिडिंग के थ्रू होगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जा रहा है। उसके बाद है एम्बिग्विटी इन डेफिनेशंस। इट्स डेफिनेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मैसेज आर सो ब्रॉड दैट पोटेंशियली लीव्स अ डोर ओपन फॉर वाइड इंटरप्रेशन. It is alleged that these definitions have been kept wide open to potentially regulate online platforms as well as OTT platforms. तो जो definitions हैं अलग अलग टेलीकॉम की या मैसेजेस की, उनको पर्पसफुली बोला जा रहा है कि वेग रखा गया है एंड ब्रॉड रखा गया है, ताकि इसमें सभी कुछ इंक्लूड हो सके रेगुलेशन के लिए, ठीक है। रेगुलेशन उसी का होगा जो डिफाइन होगा, अगर डिफाइन ही सही से नहीं है तो ऑलमोस्ट सभी कुछ रेगुलेट कर सकेगी सरकार। तो इसका वे फॉरवर्ड अब क्या होता है? checks and balances to prevent the misuse. Only a declared national emergency under Article 352 or Constitution should be allowed to trigger executive action. Such action must require parliamentary approval. कि जो आपका नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट को पावर्स मिल जाएंगी वो तभी हो जब ऐसी फॉर्मल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, रिस्पेक्टिंग द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि इंटरसेप्ट कर सके मैसेजेस को एंड मैसेजिंग सर्विसेज को सस्पेंड कर दें, उससे उसको कहीं राइट टू प्राइवेसी से बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस प्राइवेसी कंसर्न्स विद एन ओपन माइंड कंसिडरिंग द वास्ट पावर्स दैट द टेक्स्ट ऑफ द बिल ग्रांट्स इट। गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कंडक्ट द रूल्स मेकिंग विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी इन कंसल्टेशन। और उसके बाद है ब्रॉडर कंसल्टेशन कि जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी को इसमें कंसल्टेशन में इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस अबाउट टेलीकम्युनिकेशन बिल। ये आपका काफ़ी मेंस ओरिएंटेड है, मेंस ओरिएंटेड स्पेशली जो आपका GS2 है, इसमें आपका गवर्नेंस, आपका जो रेगुलेशन वाला है, रेगुलेशन अथॉरिटी हो गया एंड आपका गवर्नेंस हो गया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, ठीक है। साथ ही साथ सरकार जो है अभी रिसेंटली ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल भी लाई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनवाइट्स कमेंट्स ऑन द बिल, ठीक है। तो इसके बारे में भी इसके कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं, ठीक है। इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्सपैंड्स रेगुलेटरी स्कोप, ठीक है, extends its regulatory purview to cover the broadcasting OTT content and digital news and current affairs currently regulated through IT Act 2000। तो जितने भी इस तरीके का कंटेंट है इंटरनेट पे, OTT हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हॉटस्टार, ठीक है, डिजिटल न्यूज़ हो गई, ठीक है, और जो करंट अफेयर्स वाले जो चैनल्स होते हैं, जो ढेर सारे कोचिंग्स के चैनल हो गए, लोग खुद भी चलाते हैं, वो सारे के सारे अब इससे रेगुलेट होंगे, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज़ इससे इस्टेब्लिश होंगी। इस्टेब्लिशेस कंटेंट एवेल्युएशन कमिटी फॉर सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। इंट्रोड्यूसेस अ ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वायलेशन ऑफ प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट कोड, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश करी जाएगी, कंपनीज खुद अपने अंडर इस्टेब्लिश करेंगी और एक सरकार भी अपना एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी जो सलाह देगी कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तीसरे नंबर पे पेनल्टीज इसमें डिसाइड है, ठीक है, अलग अलग टाइप की इसमें इम्प्रिजनमेंट है, फ़ाइन है और अलग अलग चीज़ें हैं।
उसके अलावा इक्विटेबल पेनल्टीज़ हैं, ठीक है, लिंक्स टू मॉनेटरी पेनल्टीज एंड फाइन्स टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एंटिटी कंसिडरिंग देयर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर फेयरनेस एंड इक्विटी। कि हाँ, अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसा नहीं कि एक हर कंपनी को एक ही स्टैंडर्ड के हिसाब से इवैल्यूएट करें, जिस कंपनी की जो कैपेसिटी है उसे उसी हिसाब से फाइन दिया जाए। एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, प्रमोट्स द यूज ऑफ सबटाइटल्स, ऑडियो डिस्क्रिप्टर्स एंड साइन लैंग्वेज, एस्टैब्लिशेस अ प्रोविजन फॉर अपॉइंटिंग डिसेबिलिटी ग्रीवियंस ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के है, इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग अमंग ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ऑपरेटर्स। 7वें नंबर पर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका भी एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इस वाले बिल के थ्रू इस्टेब्लिश होता है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे बिल्स। देखिए, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो जो 3 बिल्स के हमने बारे में बात की, उनसे रिलेटेड एक ब्रॉड आइडिया आपके लिए होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा बिल है, ये क्या है, ठीक है, कौन इसको इस बिल को इंट्रोड्यूस करा है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन सी नोडल एजेंसी है, इसका क्या पर्पस है इस बिल का, ठीक है, एंड क्या इसके ब्रॉड प्रोविजंस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको जानना ज़रूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर कोई बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका एनालिसिस कि वो बिल जो है क्या कौन सा इशू एड्रेस करता है, ठीक है, क्या उसके मेन क्रिटिसिजम्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहला है आउटकम्स ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट। तो अगर इसकी रेलेवेंस की बात करें, तो ये आर्टिकल जो है इसका कंप्लीट एनालिसिस देता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला है आर्टिकल है आउटकम ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट। तो बैकग्राउंड है, ये हम सब जानते हैं कि अभी UNFCCC का कॉन्फ्रेंस हुआ है COP28 दुबई में। अब इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हुए हैं अबाउट मिटिगेशन, अबाउट अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ की फाइनेंसिंग मैकेनिज्म क्या है, और यहाँ पे रोल ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है, एक एक करके हम उनको हेडिंग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए, COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड को लेके एक एग्रीमेंट रीच हुआ था, ठीक है। एग्रीमेंट किस चीज़ को लेके, फंड मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग को लेके, ठीक है। और COP28 की अगर बात करें तो ये जो फंड है ऑपरेशनलाइज हो गया था, ठीक है, चालू हो गया था। एंड इस फंड में क्या था कि इस फंड के माध्यम से जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं जिनको डैमेज हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको फाइनेंस किया जाएगा। एंड इसका पैसा आएगा कहाँ से, डेवलप्ड कंट्रीज़ देंगी। एंड ऐसा इसमें टारगेट सेट किया गया था कि इसमें फ़ंड जो है 100 to 400 बिलियन डॉलर्स पर ईयर इसमें जमा किया जाएगा। लेकिन अभी तक मात्र 790 मिलियंस ही इसमें फ़ंड जमा किया गया है। और US की अगर बात करें, जो कि लार्जेस्ट एमिटर है, इसने मात्र 17.5 मिलियन डॉलर्स ही इसने जमा किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल है लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे एक ये आपका इशू बन जाता है लॉस एंड डैमेज फंड को लेके कि इस फंड में अभी काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। उसके बाद ये आपका दूसरा इशू है, देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड को लेके दूसरा इशू नंबर 2 क्या है। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड बैंक जो है इस पूरे फंड को मैनेज करेगा, लेकिन जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसको इससे थोड़ा एतराज़ था, ठीक है। इनको थोड़ा कंसर्न्स थे वर्ल्ड बैंक के मैनेजमेंट से। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं इससे उनकी लीगल ऑटोनॉमी इम्पैक्ट होगी, फंड जो है उसका जो एलोकेशन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है, इम्पैक्ट हो सकती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वर्ल्ड बैंक,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस अबाउट रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, कैसे किस तरीके की इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स किया जाएगा, और फंड का डायरेक्ट एक्सेस किसके पास होगा। क्योंकि देखिए जो वर्ल्ड बैंक है इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्यों हैं, बिकॉज ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न इकोनॉमीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब बात आती है ग्लोबल स्टॉक टेक की। हम एक एडिटोरियल में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है। तो COP28 में पहला ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ। ग्लोबल स्टॉक टेक अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो क्या है, इट इनेबल्स कंट्रीज टू सी वेयर दे आर कलेक्टिवली मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड वेयर दे आर नॉट। तो एक टाइप से ग्लोबल स्टॉक टेक आपका क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट कार्ड की तरह आप समझ लीजिए। पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट सेट किए गए थे, ठीक है, उस टारगेट से संबंध में कंट्रीज जो हैं कितना प्रोग्रेस कर रही हैं और कितना प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, उसका एक टाइप से इसमें पूरा डिटेल है, ठीक है। ग्लोबल स्टॉक टेक से तो ये रिलेटेड है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई आपके COP28 पे, तो देखिए कोल से अब आगे बढ़ के यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को फेज आउट और फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन की अब यहाँ पे बात होने लगी है, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को 3 टाइम्स ट्रिपल करने का यहाँ पे प्लेज लिया गया है बाय 2030, और 20 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये प्लेज किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी को भी ये लोग ट्रिपल करेंगे, ये कंट्रीज ट्रिपल करेंगी। एंड यहाँ पे बात आती है ट्रांजिशनल फ्यूल्स की। ट्रांजिशनल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपके नेचुरल गैस जैसे फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक आते हैं आपके प्रॉपर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, और एक आते हैं आपके रिन्यूएबल फ्यूल्स, ठीक है। ये आपके कम्प्लीटली बहुत पल्यूटिंग होते हैं, ये आपके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पल्यूटिंग होते हैं, इनसे पल्यूशन नहीं होता। और इनके बीच में देखिए एक और फ्यूल आते हैं ट्रांजिशनल फ्यूल्स, ठीक है, जो कि आपका नेचुरल गैस होता है। ये कंपैरेटिवली कम पल्यूट करते हैं, लेकिन होते ये भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल से कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने से पहले हम लोग ट्रांजिशनल फ्यूल्स यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक गैप बताया जा रहा है पॉलिसी में, क्योंकि इन दी एंड है तो ये भी फॉसिल फ्यूल ही, और ये भी फॉसिल फ्यूल से बनता है। एंड इसके माध्यम से जो कंपनीज़ हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, वो इस रूट को अप्लाई करेंगे और अपना जो बिजनेस एज यूजुअल है उसे कंटिन्यू करेंगे बिना किसी बाधा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की फॉर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। उसके बाद बात आती है ग्रीन फाइनेंसिंग की। इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, देखिए, इट रिकॉग्नाइजेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशंस फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ठीक है। यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की। जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये फंड प्रोवाइड करें टू डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट से आगे हट के बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ हमें मूव करना होगा और प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी बढ़ना होगा। और अगला है ग्रांट ओरिएंटेड फाइनेंसिंग, ठीक है, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। एंड यहाँ पे एक ड्रॉबैक बताया जा रहा है। यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के इतना सारा डिस्कशन हुआ, बट उसके बारे में कोई भी डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर से बात हुई एंड इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल ग्रीन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। अगला है जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये इसको सपोर्ट मिला है आपका $3.5 बिलियन का, ठीक है, फॉर फाइनेंसिंग अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इन वल्नरेबल नेशन। उसके बाद है अडेप्टेशन फंड आता है आपका 188 मिलियन का। उसके बाद एक यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अल्टेरा, ठीक है। ये है आपका एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है जिसमें बताया जा रहा है कि $250 बिलियन मोबिलाइज किया जाएगा 2030 तक। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे ग्लोबल ग्रीन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फंड, अल्टेरा, ये जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर बात करें तो कौन
इस ग्रीन क्लाइमेट फंड को होल्ड करता है, मैनेज करता है, इसका पर्पस होता है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके अंडर में आती हैं, ग्रीन अलग अलग ये जो बॉडीज़ हैं ये कौन सी रिपोर्ट्स निकालती हैं, ठीक है, इसमें इंडिया का क्या रोल है, इंडिया इनका पार्ट है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इन कीवर्ड्स रिलेटेड जानने की ज़रूरत है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल रहा है COP28 में। तो देखिए यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक UAE डिक्लेरेशन यहाँ पे डिक्लेयर की गई, ठीक है, ये आपकी COP28 और WHO के बीच में एक कंबाइंड एफर्ट है, कोलैबोरेशन है। देखिए ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि UAE डिक्लेरेशन होता क्या है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं UAE डिक्लेरेशन किसके किसके बीच में हुआ है, इस तरीके से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में UAE डिक्लेरेशन क्या है, ये डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज करता है हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ क्लाइमेट एक्शन, और ये UAE डिक्लेरेशन बताता है क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्लाइमेट एक्शन के, कि अगर हम क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड स्टेप्स लेते हैं तो एयर पोल्यूशन इससे कम होता है और कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर भी इससे कम हो जाता है। एंड ये जो है आपके 123 कंट्रीज़ ने साइन किया है और $1 बिलियन इसके अंडर प्लेज किया है। अब ध्यान में रखने वाली बात है, जहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे इंडिया की, इंडिया जो है इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला जो पूरा डिक्लेरेशन है ये कह रहा है कि हेल्थ केयर पूरे सेक्टर से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमें वो कर्ब करना है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर वाले पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना है कि हेल्थ केयर से अब क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूशन ना हो। इंडिया का कहना है कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है वो अभी भी ग्रो कर रहा है। इंडिया के हेल्थ केयर को खूब सारी अभी एनर्जी चाहिए जो कि फॉसिल फ्यूल से आती है, एंड जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो कूलिंग रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स और एमिशंस अलग अलग टाइप के होते हैं, वो रिक्वायर करते हैं। तो अगर इंडिया इसको फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया की एनर्जी और इंडिया की कूलिंग रिक्वायरमेंट और इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ सारा का सारा कम हो जाएगा। द कमिटमेंट वुड स्लो डाउन इंडियाज़ हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशली इन रूरल एरियाज़। उसके बाद बात आती है यहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है, ये इसके बारे में फिर से डिस्कशन होता है। अब इसका एक सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश किया है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट है, ठीक है। इसके लिए $1 बिलियन अनाउंस किए हैं टू रिड्यूस द मीथेन। 150 कंट्रीज़ ने साइन किया है। अब अगर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। क्यों? दो मेन रीजंस है। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये जो फोकस है अब ये इनिशिएटिव से CO2 से CH4 मीथेन की तरफ फोकस शिफ्ट करता है, और इंडिया का कहना ये है CH4 जो है मीथेन है एटमॉस्फेयर में CO2 से कम समय के लिए रहती है, ठीक है। तो हमें मीथेन से ना हटकर CO2 पे ही इंडिया फोकस करना चाहता है, क्योंकि CH4 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कुछ समय बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में एंड ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है। ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया, देखिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, इंडिया में बहुत सारा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिया में राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, और इन दोनों कल्टीवेशन में मीथेन इमिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जानते हैं जो आपका एग्रीकल्चर होता है, लाइफ स्टॉक, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मीथेन एमिशंस का कॉज करते हैं। जो राइस कल्टीवेशन है, राइस फील्ड जो है काफ़ी समय तक पानी के अंडर सैचुरेटेड रहते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोजिशन के बाद मीथेन एमिशन होता है। तो इंडिया अगर इसको साइन करेगा तो इंडिया को अपना लाइफ स्टॉक सेक्टर और अपना जो राइस कल्टीवेशन सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन लगाने पड़ेंगे, और इंडिया का इससे सीधे एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है बहुत कम होगा। ये रीजंस हैं इंडिया के। तो अब इसके की टेक अवेज क्या है, इस पूरे कॉन्फ्रेंस के की टेक अवेज हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कुछ नए और यूनिक डिक्लेरेशन यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। क्या, जैसे हमने देखा UAE डिक्लेरेशन है हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात होती है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। उसके बाद यहाँ पे कोल से आगे चल के फॉसिल फ्यूल्स की बात करी जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करी जा रही है सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स को लेकर, ओके।
तो यहाँ पे कई नए इनिशिएटिव्स की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन वहीं साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं। अगर हम पहले इशू की बात करें तो वो आता है आपका फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ का। देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चाह रही हैं कि पूरे हर कंट्री से फॉसिल फ्यूल सब्सिडी को फेज़ आउट किया जाए, हटाया जाए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये कह रहे हैं कि हम फॉसिल फ्यूल वाली सब्सिडीज़ नहीं हटा सकते, क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होगी और उसका सोशल इम्प्लिकेशन होगा। ठीक है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जो है ऐसी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स में है, जैसे कोल माइनिंग में है, ठीक है, आपका पेट्रोलियम में है। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे अगर फॉसिल फ्यूल्स में सब्सिडीज़ जो है फेज़ आउट कर दी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक क्लैश है, ठीक है, एक डेडलॉक है। ठीक है, उसके बाद आपका एक और इशू आता है किसका, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इन ग्रीन हाउस गैसेस, कि जो आपके कॉलोनियल पीरियड के टाइम की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, जैसे यूएसए हो गया, आपका यूके हो गया, ठीक है, और जैसे जर्मनी हो गया, आपका फ्रांस हो गया, जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कॉलोनियल पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करके उनके सारे रिसोर्सेज जो है एक्वायर करके उन्होंने खुद की इकोनॉमी आज के समय में बहुत मजबूत तरीके से खड़ी कर ली है। उनके पास आज के समय में बहुत सारा वेल्थ है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एंड उनके पास काफ़ी सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्स हैं, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, वो आज के समय में उनको रिसोर्सेज चाहिए अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए उन्हें फॉसिल फ्यूल्स का एमिशन, एनर्जी कहाँ से आती है, फॉसिल फ्यूल से आती है। किसी इकोनॉमी को पावर करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पुराने समय में, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में बहुत सारा पॉल्यूशन जो है कर ही चुके हैं, वो बहुत सारा एमिशन जो है कर चुके हैं। तो आज के समय में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस एमिशन को, अपने पुराने एमिशन को कॉम्पनसेट करें। और कॉम्पनसेट कैसे करें, फंड्स प्रोवाइड करके अपने फंड्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने चाहिए, ताकि आज के समय में वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो उन फंड्स को यूज़ करके रिन्यूएबल एनर्जी में आ सकें। ये होता है आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनके बीच में भी एक टाइप से इशू है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ चाहती हैं, ये चाहती हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को कम्प्लीटली हटाया जाए, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंस ना प्रोवाइड करना पड़े, और डेवलपिंग कंट्रीज चाहती हैं कि इनको और फाइनेंस मिले ताकि जस्ट ट्रांजिशन हो पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और किन चीज़ों की बात होती है, अबाउट मार्केटिंग मैकेनिज्म्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन और रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर भी चुके हैं। तो ये पूरा आपका एनालिसिस है, एनालिसिस अबाउट COP28, जो कि आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में आता है आपका इंडियाज़ डिफेंस बजटिंग एंड पॉइंट ऑफ डेटरेंस। अब इसकी अगर रेलेवेंस बता दूं, रेलेवेंस में देखिए, प्रीलिम्स में इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस सेक्टर है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, कि कौन सा नया प्लेन आया, फाइटर जेट आया, कौन सी नई मिसाइल आई, ठीक है, कौन सा नया कैरियर आया, ठीक है, ये और कौन कौन सी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, एंड आपके जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके डिफेंस थ्रेट्स हैं। ठीक है, जैसे गलवान वैली हो गई, ठीक है, जैसे पुलवामा अटैक हो गया, जैसे उरी अटैक हो गया, तो ये जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानने के लिए ज़रूरी है। एंड अगर मेंस की अगर बात करें, मेंस में ये आपका GS3 में आपका इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस इंडस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है,
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। यहाँ के जो नोट्स हैं आपको इस सिलेबस के पॉइंट में इंक्लूड करने हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। तो बैकग्राउंड की बात करें तो 2007 में देखिए प्रोक्योरमेंट की बात चल रही थी, 10 बिलियन खर्च करने के बारे में बात चल रही थी अब फॉर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। और 2017 में देखिए शिफ्ट होके ये आपका राफेल प्रोक्योरमेंट पे आ गया, जहाँ शुरुआत में 126 एयरक्राफ्ट इंक्लूड करने थे, वहाँ उससे घट के 36 हो गए थे। और इंडिया में एयरफोर्स की अगर बात करें तो उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती जा रही है और काफ़ी सारे अब डेफिशिएंसीज आर्मी और नेवी में भी इमर्ज हो रहे हैं। और अभी के समय में इलेक्शन आने वाले हैं, तो जितने भी मेजर फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन की तरफ डाइवर्ट होंगे एंड डिफेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिफेंस बजटिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी सारे उसमें इश्यूज दिख रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में अब बात करी जा रही है अब, क्योंकि नया बजट जो है आपका फरवरी एंड में और उसके बाद में आएगा, तो उसका एक नया डिफेंस बजट भी बनेगा। तो उससे रिलेटेड क्या अप्रोच होनी चाहिए नए डिफेंस बजट को बनने के लिए, उस नई अप्रोच की यहाँ पे बात चल रही है। सबसे पहला है नीड जुडिशियस असेसमेंट। ठीक है, हमें ये जानने की ज़रूरत है डिफेंस एलोकेशन किस बेसिस पे किया जाए, अफोर्डेबल डिफेंस पे या फिर अफोर्डेबल इफेक्टिवनेस पे। ठीक है, क्योंकि आईएएफ को शुरुआत में देखिए लगभग 114 मल्टी रोल फाइटर्स चाहिए थे, लेकिन व्हाट वी सेटल्ड वाज 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया बेस्ड ऑन बजट। ठीक है, नॉट ऑन एफिशिएंसी। तो ये हमें पहली बात एसेस करने की ज़रूरत है कि इंडिया के बजट को किस चीज़ की ज़रूरत है, अफोर्डेबिलिटी की या फिर इफेक्टिवनेस की, अफोर्डेबल डिफेंस की या फिर अफोर्डेबल इफेक्टिवनेस की। और हमें ये क्लियर करना है कि बजट के बेसिस पे हमारी रिक्वायरमेंट तय हो या फिर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बजट हो। तो ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है बजट को सेट करने का। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हम कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे आज के समय में जब हम डिफेंस का बजट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला है थ्रेट अलोंग बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर थ्रेट हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न में आपका पाकिस्तान हो गया, आपका चाइना हो गया लद्दाख में, यहाँ पे वेस्टर्न में भी आपका पाकिस्तान थ्रेट हो गया। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स को स्टेबलाइज करने के लिए, बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें डिफेंस एलोकेशन की ज़रूरत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बॉर्डर थ्रेट्स जो हैं आज के समय में बढ़ रहे हैं एंड वहाँ पे हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। मैरीटाइम डिफेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि चाइना जो है अपना मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, ग्वादर पोर्ट बना रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट बना रहा है, जिबूती में पोर्ट बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को मैरीटाइम प्रेजेंस इंप्रूव करने के लिए भी यहाँ पे बजट चाहिए। एंड अपने इंडियन ओशन में जो इंडिया को सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करनी है, इम्प्रूव करनी है वो। और चाइना जो है अब धीरे धीरे जो चोक पॉइंट्स हैं जैसे मलक्का स्ट्रेट हो गया, उस पर डोमिनेंस का बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को डिफेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगला एस्पेक्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी एंड अपग्रेडेशन। कि हम जानते हैं आर्मी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अब अपडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी देश हैं जैसे यूएसए है, चाइना है, वो आर्मी पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें प्लानिंग और बजटिंग पे फोकस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड वॉर सिनेरियो। ठीक है, और अगला एस्पेक्ट है बजट का, एक और एस्पेक्ट ध्यान में रखने वाली बात है इंडिजीनियस ड्राइव एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें फोकस करने की ज़रूरत है ऑन लोकल डिफेंस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, वी नीड अ स्मार्ट बैलेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड इंडिजीनियस एक्रीशन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। कि अभी इंडिया जो है मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट को कर्व करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट बनने के लिए सेल्फ इंडस्ट्रीज़ और खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और आत्मनिर्भर भारत में है में जो हमने डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, उसके अंडर में वी नीड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग आर्मामेंट सप्लाई चेन इन मिड टर्म। तो
हमें ना कि सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करना है, बल्कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स भी बनानी है। उसके बाद है इंडियाज़ डिफेंस बजट की अगर बात करें पास्ट में, तो वो काफ़ी समय से स्टैगनेंट रहा है। देखिए 2012 और 13 में 16 पॉइंट डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो घट रहा है। 2012 एंड 13 में 16.4 था और 2020 टू 23 में 13.3 है। क्यों? और इसमें एक और ध्यान में रखने वाली बात है, डिफेंस मिनिस्ट्री को वह इतना अमाउंट की ज़रूरत है, लेकिन अलॉट उसको इतना ही किया जा रहा है और 13,746 करोड़ का इंडस्ट्री में डेफिसिट है। और यहाँ पे अगला एस्पेक्ट है आपका डिफेंस इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो अभी 2022 में आया, उसने बताया कि इंडिया में R&D एक्सपेंडिचर इंडिया का सिर्फ 0.7% है GDP का, जो कि पूरे दुनिया में 53rd है। और वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 421 बिलियन खर्च किया है सिर्फ 2022 में, एंड दैट इज़ 2.54% ऑफ द GDP। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने एक और बात करी है, अच्छी बात यह है हमारे कंट्री में कि जो 25% ऑफ द फंड है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो अब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगली पॉइंट डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे और क्या डिस्कस किया गया है कि इंडिया ने इसको प्रमोट करने के लिए, इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे आईडेक्स क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम। ठीक है, उसके बाद है सर्विस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, जैसे बाबा मेहर सिंह कंपटीशन है, ये आपका UAVs का कंपटीशन होता है जो कि IAF कंडक्ट कराता है। ठीक है, और इसके लिए और इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं? इंडिया ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का रिस्ट्रक्चर किया है और नेगेटिव लिस्ट इंडिया ने बनाई है, जो कि बताती है क्या क्या इंपोर्ट जो है, क्या क्या डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट नहीं हो सकते हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंडिया ने प्रमोट किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम डिफेंस बजटिंग की बात कर रहे हैं, तब इंडिया का जो डिफेंस ट्रेड है, उसके जो ट्रेंड्स हैं, उसे ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, ट्रेड में क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हमारी कैपेसिटी है, उसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और कैसे हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड की बात करी जा रही है, कैसे हम और सिनेरियो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टिन्यूअस पॉलिसी। ठीक है, डिफेंस पॉलिसी में देखिए काफ़ी ज़्यादा, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है अपनी नई डिफेंस पॉलिसी लाती है, तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में एक इशू होता है कि एक सरकार की अलग पॉलिसी है, एक की अलग है, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इसका हमारे कंट्री के डिफेंस पे पड़ता है। एक कॉन्टिन्यूअस डिफेंस पॉलिसी नहीं हो पाती। तो आज के समय में हमें एक कॉन्टिन्यूअस डिफेंस पॉलिसी की ज़रूरत है, जिससे एक कांस्टेंट डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद डिफेंस बजट की अगर बात करें तो उसको इलेक्शन प्रूफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन जो है काफ़ी सारा फाइनेंस ले लेते हैं हमारे डिफेंस का। तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस हो तो डिफेंस बजट पे इम्पैक्ट ना पड़े, उसका हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये सारा आपका एनालिसिस था अबाउट अपकमिंग डिफेंस बजट। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई इशू हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू।